हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। तो आइए हम देख रहे थे यूपी टीजीटी हिंदी 2021 के सॉल्व पेपर को हम देख रहे थे। तो हमने टीजीटी हिंदी 2021 के कुल कल जो है 25 प्रश्नों को देखा था, उसको सॉल्व किया था। तो आज उसके आगे का जो भाग होगा तो उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज हम जो है कुछ 30 प्रश्नों को देखेंगे। कल हमने 25 प्रश्नों को देखा था, तो उसके आगे का 26वां प्रश्न हम देखेंगे। तो इस तरह से आज हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए पहला 26वां प्रश्न देखते हैं कि 26 प्रश्न पूछा गया था 2021 में यूपी टीजीटी हिंदी के अंतर्गत कि युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा। तो युष्मद् यानी जैसे युष्मद् का इसमें रूप चलता है तुम, यानी तुम के लिए चलता है। तो इसमें युष्मद् का रूप पूछ रहा है, शब्द रूप। तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप पूछ रहा है, तो इसका जो रूप चलता है वो कैसे चलता है। तो त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान्, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, फिर तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। तो एक वचन पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो बी वाला सही होगा, यानी तुभ्यम तथा ते कह के लिख सकते हैं। तुभ्यम भी बोल सकते हैं या फिर ते। तो यहाँ पर दोनों जो है दिया गया, तुभ्यम भी दिया गया और ते भी दिया गया है। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक अनुभाव पूछा कौन सा नहीं है। तो इसमें जो इसका राइट ऑप्शन है 27 का 27वें का राइट ऑप्शन है सी वाला। विषाद जो है सात्विक अनुभाव नहीं होता। बाकी रोमांच, कंप, प्रलय ये सब सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो विषाद होता है, यह विषाद जो है संचारी भाव के अंतर्गत आता है। और संचारी भाव जो होता है, संचारी भाव की कुल जो संख्या होती है वो 33 होती है। कितनी होती है संचारी भाव की संख्या? 33 होती है। तो विषाद भी जो है यह संचारी भाव के अंतर्गत आता है। किंतु जो अनुभाव होता है वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? तो जो अनुभाव होता है वो कायिक यानी आंगिक होता है, वाचिक, आहार और सात्विक होते हैं। तो सात्विक अनुभाव में जो है विषाद नहीं आएगा, क्योंकि यह आता है किसमें? संचारी भाव में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 28 प्रश्न पूछा 28वां कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द पूछा कौन सा है इसमें। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है वह डी वाला होगा। 28 का जो है डी वाला होगा, यानी जो शराब शब्द है वह कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। जैसे शराब पी जाती है, शराब लिया जाता है, तो शराब पी जाती है तो जो है स्त्रीलिंग के शब्दों का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर डी वाला जो है ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29 प्रश्न है। 29 प्रश्न है कि द्रक्ष्यति या दृश्य धातु के किस लकार का वचन एवं पुरुष है। तो द्रक्ष्यति जो है दृश्य धातु यानी पद से रूप की तरह चलता है देखने के लिए। तो यहाँ पर द्रक्ष्यति जो है दृश्य धातु का पूछा है वो कौन सा लकार होगा, कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष का रूप होगा। तो 29 का जो 29वें का राइट ऑप्शन है वह डी वाला होगा। डी वाला मतलब कि लिट लकार होगा, प्रथम पुरुष होगा और एक वचन। तो कैसे रूप चलता है लिट लकार का? द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति। तो केवल एक वचन पूछा है, तो यहाँ पर द्रक्ष्यति यानी एक वचन के रूप में है, तो लिट लकार के अंतर्गत यानी भविष्य काल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 30वां प्रश्न है कि विधा की दृष्टि में कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है यानी कि अलग है। तो 30वां का जो राइट ऑप्शन है, 30वां का जो राइट ऑप्शन है वह डी वाला है, यानी वट वृक्ष की छाया में जो है यह सबसे बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो मुर्दैया है यह क्या है? आत्मकथा है। मुर्दैया क्या है? आत्मकथा विधा से लिया गया है। मुर्दैया क्या है? तो आत्मकथा विधा से लिया गया है। और मणिकर्णिका भी जो है यह भी आत्मकथा से लिया गया है। और कितनी धूप में कितनी बार, यह भी जो है आत्मकथा है। तो ये जो आत्मकथा है, ये दोनों आत्मकथा है, यानी कि जो मुर्दैया है, मणिकर्णिका, ये दोनों आत्मकथा किसका है? तो तुलसी राम जी का है। किसका है? तुलसी राम, तुलसीदास जी का नहीं, बल्कि किसका है ये दोनों आत्मकथा? तो तुलसी राम का है। तुलसी राम जी का ये जो है दोनों आत्मकथा है, मुर्दैया और मणिकर्णिका। अब कितनी धूप में कितनी बार ये किसका है? तो ये आत्मकथा महीप सिंह का है। कितनी धूप में कितनी बार? तो ये महीप सिंह की जो है आत्मकथा है। किंतु जो ये वट वृक्ष की छाया में यह कोई आत्मकथा नहीं है, बल्कि यह क्या है? जीवनी है। जो वट वृक्ष की छाया है यह तीनों से तो अलग है। तो यह क्या है? कौन सी विधा है? तो जीवनी विधा से लिया गया है। कौन सी विधा है? तो जीवनी विधा से लिया गया। और यह किसका है? तो कुमुद नागर जी का यह जो है विधा है। और ये किसके विषय में लिखा गया, किसके जीवन के ऊपर लिखा गया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित यह वट वृक्ष की छाया में लिखा है। किसने लिखा है? तो कुमुद नागर जी ने यह लिखा है। तो इनमें से कौन सा भिन्न है? तो डी वाला जो ऑप्शन होगा वह भिन्न होगा, क्योंकि यह जीवनी और बाकी जो तीनों है वह कैसे? तो आत्मकथा विधा से लिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है, यानी 3 मार्कंडेय जी की कहानी होगी, इनमें से कौन सा नहीं पूछ रहा है। इसका राइट ऑप्शन देखते हैं 31 का जो राइट ऑप्शन है वह बी वाला मतलब होगा राइट ऑप्शन। तो ये मार्कंडेय जी की कहानी नहीं है। कौन सा? रामलीला। बाकी महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला, यह किसकी कहानी है? तो मार्कंडेय जी की। यह तीनों कहानियां, किंतु जो रामलीला है यह जो है मार्कंडेय जी का नहीं है। तो रामलीला ये जो है कहानी यह किसका है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है यह। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कृतियों में उनके प्रकाशन के अनुसार आरोही क्रम से इसको सही श्रेणी में बैठाना है। तो उनकी कृतियाँ यानी कौन सी रचनाएं जो है पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से उसकी श्रेणी में बैठाना है। तो देखते हैं 32 का जो राइट ऑप्शन है 32वां का, वह बी वाला बिल्कुल सही होगा। बी वाला मतलब
बी वाला मतलब क्या है, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। तो ये सभी जो कृतियाँ हैं यानी जो सभी रचनाएं हैं यह किसकी है, तो मैथिली शरण गुप्त का। ये सभी जो रचनाएं हैं ये किसकी है, तो मैथिली शरण गुप्त यानी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का है। तो इसका जो है प्रकाशन वर्ष बिल्कुल सही मतलब श्रेणी में बैठा गया, यानी कि जो भारत भारती है वह 1912 में लिखा गया। कब लिखा गया ये भारत भारती, तो 1912 में यह जो है कृति लिखा गया, 1912 में। साकेत जो है यह 1931 में लिखा गया। कब लिखा गया, तो 1931 में। यशोधरा जो है वह 1932 में लिखा गया है। कब लिखा गया है, गुप्त जी ने इसको लिखा है 1932 में। जय भारत जो है यह 1952 में लिखा गया। कब लिखा गया, तो 1952 में यह जय भारत खंड काव्य लिखा गया। किसने लिखा है, ये सारी जो रचनाएं कृतियां किसकी है, तो मैथिली शरण गुप्त जी का है, जो कि राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी वाला होगा, जो बिल्कुल प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले कौन से विद्वान हैं। तो विद्वान का नाम पूछ रहा है, क्या पूछा है कि काव्य शास्त्र, जो हिंदी के काव्य शास्त्र है वो बौद्धिक रस की स्थापना किसने की है, कौन से विद्वान है, नाम बताना है। तो 33 का जो राइट ऑप्शन है वह डी वाला होगा। डी वाला मतलब गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, जो हिंदी काव्य शास्त्र के बौद्धिक रस की स्थापना किए हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं किसके पास बुद्धि अधिक माना जाता है, तो गणपति यानी गणेश जी को। तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं कि बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले गणपति चंद्र गुप्त होंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 34 कि न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है। तो यह जो सूक्ति है, उक्ति कथन, यह किस कवि द्वारा लिखा गया है, कहा गया है, तो कालिदास जी का, भारवी का, मार्ग का या श्री हर्ष जी का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 34 का, तो यह कालिदास जी का है। न धर्मवृद्धेषु वय समीक्षते, यह जो उक्ति है कालिदास द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है। तो पूछा है कौन सा है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा पहला उन्होंने कौन सा अभिनीत नाटक किया है। तो 35 का जो राइट ऑप्शन है वह ए वाला होगा, यानी सत्य हरिश्चंद्र होगा। यानी भारतेंदु नाटक मंडली जो पहला नाटक वो कौन सा था, सत्य हरिश्चंद्र। और यह कब लिखा है, कब लिखा गया यह सत्य हरिश्चंद्र, तो 1975 में यह लिखा गया। कब, तो 1875 में। कब लिखा है, 1875 में यह जो है सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा पहला नाटक किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त उद्बोध विधायिनी स्फुरंती सत्कवेरबुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, यह जो कथन है, यह जो उक्ति है, यह किसका है, मम्मट का, वाग्भट का, रुद्रट का या फिर विश्वनाथ जी का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 36 का वह बी का है, यानी वाग्भट द्वारा यह उक्ति कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 37वें का वह डी है, यानी कि भास कवि है। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है, तो भास कवि है। अब भास के कुल जो है 13 नाटक बताए गए। कौन कौन से हैं, तो नाटक, कुछ नाटक है जैसे महत्वपूर्ण नाटक स्वप्नवास वदत्तम है, प्रतिमा नाटकम है और प्रतिज्ञा नारायणम है। तो इस तरह से इनके कुछ प्रमुख नाटक बताए गए। तो संस्कृत के प्रथम नाटककार जो है भास जी को माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 37। अगला प्रश्न 38 प्रश्न 38वां प्रश्न है कि प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप में जो है सैनिक रूप में उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। यानी सैनिक रूप में जो है उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है प्रगतिवाद आंदोलन के रूप में, प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अज्ञे या फिर नागार्जुन जी ने। तो 38वें का जो राइट ऑप्शन है वह मुक्तिबोध है। कौन है सैनिक के रूप में जिसका उल्लेख माना जाता है, तो मुक्तिबोध है। तो 38 का बी वाला राइट ऑप्शन होगा। और ये प्रगतिवाद आंदोलन के रूप में जो है जाने भी जाते, कौन, तो मुक्तिबोध जी। आगे देखते हैं 39वां प्रश्न है कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है। तो हिंदवी शब्द का पूछा है कि सबसे पहले प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है। तो 39 का जो राइट ऑप्शन है वह सी वाला होगा, यानी कि अबू सईद ने जो हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। तो अबू सईद इसका सही ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं 40वां है कि निम्नलिखित में कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। यानी कौन सा जो है सिद्ध परंपरा में योगिनी का नहीं बल्कि पूछा किसका है, योगी का। तो कौन है इसमें, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 40 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ए वाला होगा, यानी कि मुतलिपा जो है किसने योगिनी के रूप में बल्कि योगी के रूप में किया है। और आप जानते हैं कि जो सिद्ध परंपरा इसकी कुल संख्या 84 हुआ करती थी। सिद्धों की कुल जो संख्या होती थी वह कितनी है, तो 84 हुआ करती थी। और इसमें जो है योगी जो है बहुत सारे, और जो योगिनी होती थी वो केवल 4 होते थे, बाकी सब जो होते थे योगी होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग नहीं है। तो 41वें का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा नहीं है, तो सेतु नहीं है। सेतु मतलब कौन सा, सी वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। जो सेतु है जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बाकी वायु, रेणु, रज्जु ये शब्द जो है स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं, किंतु सेतु जो है स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है। तो 41वें का इसमें सी वाला सही होगा। तो सेतु जब स्त्रीलिंग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 42वां प्रश्न है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन बोलने वाले कौन से इतिहासकार का है। यानी ये जो कथन है, स्टेटमेंट किस इतिहासकार ने दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं 42 का। तो बोलने वाले कौन है, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने, जो कि दूसरा इतिहास के रूप में जाना जाता है, दूसरा साहित्यकार के रूप में इन्होंने जो है यह ग्रंथ लिखा है। तो दूसरे इतिहास के रूप में डॉक्टर बच्चन सिंह ने यह बात बोला है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं
43 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है, तो बहुत सरल प्रश्न आ गया। तो कौन सा नहीं है, प भी होता है और भ भी होता है, फ भी होता है, किंतु ध नहीं होता है। तो ध नहीं होता तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ध जो होता है वो त वर्ग का होता है, यानी कि दंत्य वर्ग का। इसका राइट ऑप्शन सी वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 44, निम्नलिखित में किस रचना का जो रचनाकार है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। तो कौन सी जो है रचनाकार फोर्ट विलियम से संबंधित नहीं है, जो कि कोलकाता में स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज। तो कौन इससे संबंधित नहीं पूछता है, ये भी हमको ध्यान देना होगा। तो कौन से नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 44 का वह सी वाला होगा। कौन सी रचना नहीं है, तो रानी केत की कहानी जो है वह फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। बाकी जो प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, नासिकेतो उपाख्यान, ये सभी जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित होते थे। प्रेम सागर यानी लल्लू लाल जी का है, जो कि उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में भी जाने गए, उन्होंने अध्यक्ष माने गए। लाल चंद्रिका यह भी जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है। नासिकेतो उपाख्यान सदल मिश्र जी का है, यह भी जो है माने जाते हैं। तो ये सभी जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित। प्रेम सागर जो कि लल्लू मिश्र जो है उनका पूरा नाम है, रचनाकार का नाम है लल्लू लाल, ठीक है। लाल चंद्रिका के भी लल्लू लाल है, किंतु जो नासिकेतो उपाख्यान के जो रचनाकार हैं लिखने वाले वो सदल मिश्र। ये लोग जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है। किंतु रानी केतकी की कहानी जो है वो किसका है, तो इसके जो रचनाकार है वो ईसा अल्लाह खां है। तो ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं 45 प्रश्न की कौन सा इसमें कथन जो है गलत है, असत्य बताना है। कौन सा कथन गलत है, तो इसमें चारों ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष के समय बाद लिखी गई। उसने कहा था जो है सरस्वती 1915 प्रकाशित हुई। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा। तो इसमें असत्य कथन छाटने के पहले हम देख लेते हैं कौन सा इसमें सत्य हो सकता है। तो हम इसमें से देखेंगे कि जो सी वाला प्रश्न है उसने कहा था, यानी जो गुलेरी जी ने यह कहानी लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 1915 में यह जो है कहानी का प्रकाशन हुआ। और यह किस पत्रिका में है, तो सरस्वती में। तो यह बात बिल्कुल सही है। रक्षाबंधन जो है कहानी किसने लिखा है, तो हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो कथन जो है बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो हमको असत्य बताना है। तो इसमें कौन सा जो राइट ऑप्शन मतलब सही है, तो इसमें रामचंद्र शुक्ल प्रेमचंद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ जो है उपन्यासकार के रूप में जाने गए थे, यह भी सही है। दुलाई वाली कहानी जो 11 वर्ष के समय के बाद लिखी गई। तो जो दुलाई वाली कहानी वो बंग मिश्रा द्वारा लिखा गया, यानी बंग महिला द्वारा लिखा गया। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। इसमें यह भी सही है। तो इसमें जो गलत हो सकता है वह डी वाला लग रहा है कि जो रक्षाबंधन कहानी है वह हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा नहीं लिखा गया। तो ये जो हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा जब नहीं लिखा गया तो किसके द्वारा लिखा गया होगा, तो यह जो नाटक है वो लिखा गया है विशंभर नाथ शर्मा द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है, रक्षाबंधन, तो विशंभर नाथ शर्मा द्वारा लिखा गया, न कि हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो डी वाला होगा। तो यह रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा बल्कि नहीं, किसके द्वारा, विशंभर नाथ शर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 46 प्रश्न है कि वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है। तो वध स्थल से छलांग किस स्थल इसके लेखक कौन है, तो बताना है। तो 46 का जो राइट ऑप्शन है वह ऋषिकेश सुलभ जी हैं। कौन है, तो ऋषिकेश सुलभ। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, यह जो प्रसिद्ध कथन है, स्टेटमेंट, यह पंक्ति किसका है, किसके द्वारा लिखा गया है ये। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है भिखारी दास है कि ब्रजनाथ है कि रामचंद्र शुक्ल या फिर रामकुमार वर्मा है। तो 47 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है, यानी भिखारी दास जी द्वारा यह लिखा गया। क्या लिखा गया था कि तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। तो भिखारी दास जी द्वारा लिखा गया। किसके ऊपर लिखा है, तो तुलसीदास जी के ऊपर लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं तव जमा लकार तवलकार का सही संधि विच्छेद पूछा तो क्या होगा, तो तव जमा लकार होगा। क्या हो जाएगा, तव जमा लकार। तो तव जमा लकार कौन सा इसमें राइट ऑप्शन है 48 का, तो बी वाला होगा, तव जमा रिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तव जमा रिकार, तव जमा रिकार हो जाएगा। यानी अ और ल मिलकर क्या बन जाता है, अल बन जाता है। यानी क्या बनता है, अ जमा ल मिलकर क्या बनेगा, अल बन जाएगा। अ जमा ल मिलकर क्या बनेगा, अल बनेगा। तो अल किस में बनता है, तो गुण स्वर संधि में बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी वाला होगा, तव जमा रिकार बराबर तवल रिकार हो जाएगा। तो यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं गासाद तासी इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण पूछा कब प्रकाशन किया गया है। तो 49 का जो राइट ऑप्शन है, 49 का जो राइट ऑप्शन है इसमें पूछा कि दूसरा संस्करण कब प्रकाशित किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था, इसमें कुछ जो है संदेह थे, डाउट थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन तो आयोग ने स्पष्ट नहीं किया था, क्योंकि इसमें कुछ जो है वो लगाया गया था, आपत्तियां लगाई गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो सकता है वो 1871 हो सकता है, किंतु इसका जो है राइट ऑप्शन अभी नहीं बताया गया, क्योंकि आयोग ने इसका जो है सही आंसर नहीं बताया। तो जो है कि 1871 जो है बताया गया है। कहीं कहीं बुक में अलग अलग भी दिया गया। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित रचना और जो है निम्नलिखित रचना और रचनाकारों के असंगत, निम्नलिखित रचना और रचनाकारों के असंगत जो है युग का नाम बताना है। तो कौन सा इसमें सही है, असंगत पूछ रहा है, कौन सा इसमें सही होगा। तो इसका जो 50 का होगा, 50 का, वो कौन सा सही है, असंगत। तो इसमें इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी वाला होगा। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला होगा। कौन सा होगा, डी वाला होगा। यानी कि लोग भूल गए हैं,
क्या होगा, लोग भूल गए हैं। 50 का जो सही ऑप्शन है वह डी वाला होगा, यानी वह असंगत है, यानी जो लोग भूल गए वह शमशेर बहादुर सिंह जी का नहीं होगा। तब ये इनका नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह जी का नहीं है, तो लोग भूल गए किसका है, तो ये रघुवीर सहाय का है। किसका है, रघुवीर सहाय का यह जो है रचना है, रघुवीर सहाय का, रघुवीर सहाय जी का है। और हे मेरे तुम केदारनाथ अग्रवाल जी का है। फूल नाम है एक त्रिलोचन का है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। तो लोग भूल गए, ये रघुवीर सहाय जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुरु नानक देव की माता का नाम पूछ रहा है। तो गुरु नानक देव की माता का नाम क्या नाम था, तो तृप्ता नाम था। क्या नाम है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, तृप्ता नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, प्रस्तुत पंक्तियों में छंद पूछ रहा है। तो देखिए छंद दो होते हैं, एक वाणिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है। इसमें कौन सा छंद होगा, तो इसमें जो है वाणिक छंदों के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा छंद होगा, दोहा होगा, बरवे होगा, सोरठा होगा या फिर रोला होगा। तो कौन सा इसमें वाणिक छंद है, ये पूछ रहा है इसमें। तो 52 का जो राइट ऑप्शन होगा वह बी वाला होगा, यानी कि बरवे छंद है। और बरवे जो छंद है तो इसमें कुल 12 जो होते हैं मात्राएं होती हैं, यानी 12, यानी पहले और तीसरे में 12 होते हैं, और दूसरे चौथे चरण में जो कि 7 मात्राएं होती हैं। तो 12 मात्राएं बरवे में होता है। तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि बरवे जो है वो उसमें 12 होते हैं, यानी पहले और तीसरे चरण में 12 होता है, और दूसरे और चौथे में जो कि 7 होते हैं। तो ये जो उदाहरण है कि अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल कट रही थी दृग जल धार, तो ये बरवे छंद का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं 53 कि एक ही कथा नायक चेतन उपेंद्र नाथ उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उसके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, कौन सा इसमें नहीं है, तो 53 का सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी जो गर्म राख है वह इस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। कौन नहीं है, तो गर्म राख नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 53 हो गया। 54 देखते हैं कि पक्षी का पर्यायवाची पूछ रहा है, कौन सा नहीं होगा, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा 54 का, तो सी वाला नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, तो शकुंद जो है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो है पक्षी का पर्यायवाची यानी खग भी होगा, शकुनी भी होगा और शकुंत भी होगा पक्षी का पर्यायवाची। किंतु जो शकुंद है, शकुंद जो है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं होगा, तो किसका हो जाएगा, तो एक जो होता है सफ़ेद पुष्प जिस पे लगते हैं कनेर के पेड़ में, तो ये उसका पर्यायवाची हम बोल सकते हैं कि जो सफ़ेद पुष्प जिसमें लगते हैं तो उसे शकुंद कहते हैं, और ये कनेर के पेड़ में लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है, किसने किया है। 55 का जो राइट ऑप्शन है तो 55 का जो सी वाला है, यानी कौन है, तो भवभूति जी ने अपने लिए जो है पद वाक्य प्रमाणक विशेषण का उन्होंने प्रयोग किया है। कौन, तो भवभूति जी जो संस्कृत के कवि साहित्यकार के रूप में भवभूति जी जाने जाते हैं, और भवभूति को जो है उपाधि दी गई, कौन सी उपाधि दी गई, तो श्रीकंठ की उपाधि भी इनको दिया गया है। तो प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि जो श्रीकंठ की उपाधि किस संस्कृत के साहित्यकार कवि को दिया गया, तो किसको दिया गया, तो भवभूति जी को यह नाम दिया गया। तो फ्रेंड्स आज हमने जो है कुल 30 प्रश्न जो है यूपी टीजीटी हिंदी का जो है कुल 30 प्रश्न किया। कल हमने जो 25 प्रश्नों को किया, इस तरह से कुल 55 प्रश्नों को हमने जो है सॉल्व किया। तो जो इसके आगे का भाग होगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।